जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लूकोजेनेसिस। उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोलते हैं। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, ठीक है। लिविंग सेल में किसी चीज़ का सिंथेसाइज होना। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना, उसको ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। डेफिनेशन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब वो वाला मॉलिक्यूल, वो वाला सबस्ट्रेट जिससे रिएक्शन हो रही है, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनेगा। ग्लूकोजेनेसिस में जो सबस्ट्रेट है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट होगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली वो ग्लूकोज होगा। जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि ग्लूकोज बनाते हैं, दैट मीन्स कि जो मैंने सबस्ट्रेट लिखा था कि सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट बनेगा, वो सबस्ट्रेट जो है, पहला है तुम्हारा लैक्टेट, दूसरा है ग्लिसरोल, तीसरा है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, और उसके बाद चौथा है प्रोपियोनिक एसिड, और उसके बाद है इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है। तो इन यही 5, 1 2 3 4 या फिर 5, इनमें से ही कोई सबस्ट्रेट होगा और प्रोडक्ट जो तुम्हारे पास आएगा वो है ग्लूकोज। इसकी लोकेशन देख लो, साइटोसोल में ये होता है, लिवर में और किडनी में जब स्टारवेशन है, जब खाना नहीं मिलता है तो किडनी में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट ये पाथवे है, ठीक है, जिसमें हम अभी देखते हैं कि कैसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो तुम्हारा ग्लूकोज है वो बनेगा। एक बार इस पे फोकस कर लो। तो इसमें ये तुम्हारा टीसीए साइकिल है, ठीक है। इसमें ऑक्सैलोएसीटेट से सिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल को ए, फ्यूमरेट, मैलेट और फिर दोबारा से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है। ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। पायरुवेट जो है, पायरुवेट से तुम्हारा ऑक्सैलोएसीटेट बनता है। पायरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट नहीं बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा पायरुवेट से एसिटाइल को ए बनता है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसका जो एग्जैक्ट होता है। यहाँ पे होगा तुम्हारा पायरुवेट, उसके बाद बनेगा एसिटाइल को ए, ठीक है। यहाँ पे होगा ऑक्सैलोएसीटेट और ये दोनों मिलकर बनाएंगे पहला इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, दैट इज सिट्रेट, ठीक है। और इसके बाद ये तुम्हारा टीसीए साइकिल जो है फर्दर, बाकी सब ठीक लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना इसमें। पायरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट नहीं बनता है, पायरुवेट और ऑक्सैलोएसीटेट मिलकर सिट्रेट बनाते हैं, ठीक है। पायरुवेट ये जो था ये मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हुआ, कहाँ से? जो यहाँ पे ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर और 9 और रिएक्शंस होंगी। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? ग्लूकोज से, ठीक है। और ये है तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस, यहाँ तक ये पूरे के पूरे 10 स्टेप्स, सॉरी इसके ऊपर 8 होंगे, पूरे के पूरे 10 जो स्टेप्स हैं ये ग्लाइकोलिसिस के हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरुवेट बना, पायरुवेट मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आया, फिर टीसीए साइकिल हुआ, मैलेट बाहर गया, ऑक्सैलोएसीटेट बना और फिर से इसको पेप भी बोल सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। तो ये एक जनरल व्यू है, ठीक है, कि कहाँ से क्या गया। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे टॉपिक के साथ, मैं हाईलाइट, एक मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले है तुम्हारा लैक्टेट, जो कि तुम्हारा पहला प्रिकर्सर मॉलिक्यूल था ग्लूकोज बनने के लिए। उसके बाद था पायरुविक एसिड, ठीक है, इसके पहले होता है पायरुविक एसिड, फिर नॉट पायरुविक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो इसके पहले प्रोपियोनिक एसिड होगा, उसके बाद प्रोपियोनाइल को ए बनेगा, उसके बाद है तुम्हारा
ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे भी ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे भी ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, फिर यहाँ पे भी है। उसके बाद है इंटरमीडिएट्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, तो ऑक्सैलोएसीटेट, सिट्रेट, अल्फा कीटोग्लिटरेट, सक्सिनाइल कोए, फ्यूमरेट, मैलेट, ये भी इस प्रोसेस के थ्रू फॉस्फोपेप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे दोबारा से ग्लूकोज बनता है। तो ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। तुम लोग नीचे देख रहे हो, ये वही पाथवे है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे यही वो वाले 8 स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे एक एरो में बना दिए थे। ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है ग्लूकोज से पेप बनने का, और पेप के बाद क्या बनता है, पायरुवेट। पेप इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये पहला पाथवे है जिससे ग्लूकोज बना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो ये वाले जो रिएक्शंस हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, जो डबल हेडेड एरोज हैं, दैट मीन्स कि इनकी एंजाइम्स वही होंगी जो कि तुम्हारी ग्लाइकोलिसिस में थी। तो ये वाली एंजाइम्स तुम सेम लिखोगे जो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ी थी। जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस थी वो तुमने इस तरफ को की थी, अब जो तुम इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे हो वो तुम इस तरफ को करोगे। ठीक है, तो तुम इस तरफ को लिखोगे। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है दो एंजाइम्स का, ये तुम्हारी ग्लाइकोलिसिस की थी जिसमें तुमने हेक्सोकाइनेज किया था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज किया था और इसमें ये अलग हो जाएंगे। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और जो फर्स्ट रिएक्शन है ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यूज होता है। ठीक है, ये वाले एंजाइम्स यूज नहीं होते हैं। अगर हम नेक्स्ट साइकिल की बात करें जिसमें कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो तुम्हारा ग्लूकोज बनता है वो है तुम्हारा लैक्टेट। ठीक है, ये वही सारे हैं जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, ये वाले पेज पे जो थे, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स और प्रोपियोनिक एसिड और इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल। तो इसमें क्या है, लिवर में जो लैक्टेट है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट से ग्लूकोज बनेगा थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये सेकंड पाथवे हो गया। पहला था तुम्हारा ये वाला, ये तुम्हारा पहला था पाथवे जिससे कि ग्लूकोज बना फ्रॉम पायरुवेट। जो ये वाला पाथवे है ये तुम्हारा सेकंड पाथवे है जिससे कि ग्लूकोज बना फ्रॉम लैक्टेट, और ये तुम्हारा थर्ड पाथवे है जिससे कि एलेनिन से बनता है। अब एलेनिन जो है, एलेनिन इज अ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो एलेनिन से पायरुवेट बना और पायरुवेट से ग्लूकोज बना। ये थर्ड पाथवे है जिससे ग्लूकोज बना है। ये वो डायग्राम है जिसमें लैक्टेट और एलेनिन, जो हमने पहले दो डायग्राम्स देखी थी, पाथवे देखे थे, उनको एक ही फिगर में बता दिया। चाहे तो तुम ये बना सकते हो, अगर तुम्हें अलग अलग बनाने हैं तो तुम अलग अलग बना सकते हो। ये कोरी साइकिल को और ग्लूकोज एलेनिन साइकिल को दोनों को एक साथ दिखाया है। ये जो लैक्टेट वाला है ये कोरी साइकिल है, और ये जो है एलेनिन वाला ये ग्लूकोज एलेनिन साइकिल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब रेगुलेशन में क्या आता है, पहली बात तो ये कि वही बात जो हमने पहले की थी कि ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस सेम है। मोस्टली जो रिएक्शंस हैं, देखो जो 10 रिएक्शंस होती हैं उनमें से 7 रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं और 3 रिएक्शंस इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वही रेगुलेशन में काम आती हैं। ठीक है, दे मे बी रेगुलेटेड रेसिप्रोकली, इसका भी हम देखते हैं। द रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन। पहली जो चीज है
पहला मैकेनिज्म जिससे कि तुम्हारा ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसको रेगुलेट किया जाता है वो है सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन। तो जो सबस्ट्रेट है जिससे कोई प्रोडक्ट बनना है उसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये जाकर अपनी ऊपर वाली रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। मैं तुम्हें ग्लाइकोलिसिस के व्यू से समझाती हूँ। तो तुम्हारे ग्लूकोज से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद एक प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 के बाद क्या आता है? पायरुवेट। अब फॉर एग्जाम्पल कि पायरुवेट जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ये अपनी ऊपर वाली जो एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले से ज़्यादा है हमें और ये नहीं चाहिए, तो वो जाके एंजाइम को, उस रिएक्शन को जिससे वो बनता है, और किसी केस में वो किसी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी ऊपर वाली रिएक्शन को ही करता है, वो किसी और रिएक्शन को भी इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। तो ये है सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन। उसके बाद है चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन की एंजाइम्स। एंजाइमेटिक रेगुलेशन की एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करना। सॉरी, यहाँ पे जो था अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट था कि सबस्ट्रेट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। इस केस में आएगा कि एंजाइमेटिक रेगुलेशन है, एंजाइम को या तो इनहिबिट किया जाएगा अगर हमें वो रिएक्शन नहीं चाहिए। अगर हमें वो रिएक्शन चाहिए तो एंजाइम को उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस किया जाएगा। सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन में क्या चीज़ आती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट होगी अगर पेरिफेरल टिश्यू से लिवर की तरफ ये वाली चीज़ें आएंगी। पहली है लैक्टेट, देन ग्लिसरोल, अमाइनो एसिड्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम मसल्स। अगर ये चीज़ें टिश्यू से लिवर की तरफ आती हैं तो वो स्टिमुलेट करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसका मतलब ये होता है कि अगर फास्टिंग है, ठीक है, तो फास्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे फास्टिंग बोल सकते हैं, या फिर मान लो कि स्टारवेशन है, तो फैट्स का टूटना जो है और जो मसल में प्रोटीन है उसका टूटना शुरू हो जाता है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज है जिसमें कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसमें मान लो कि तुम्हारे प्रोटीन्स टूटने शुरू हो गए हैं, ठीक है। पहले अगर फास्टिंग है, फास्टिंग मान लो 1-2 दिन की है, तो तुम्हारा ग्लाइकोजन जो है वो निकलना शुरू होगा, और अगर स्टारवेशन की कंडीशन आ गई है तो प्रोटीन्स भी टूटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर या फिर हाई प्रोटीन डाइट है, बहुत ज़्यादा तुम प्रोटीन्स ही खाते हो, या फिर स्ट्रेस की कंडीशन है, स्ट्रेस की कंडीशन में भी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही सारी कंडीशंस हैं जिनमें ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। यहाँ पे फैट्स भी टूटनी शुरू होंगी, तो फैट जब टूटेगी तो तुम्हारा ग्लिसरोल भी रिलीज होगा। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो लैक्टेट रिलीज होगा। जब तुम बहुत प्रोटीनेशियस डाइट पे हो या फिर तुम स्टारवेशन पे हो तो अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे। तो अगर ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो तुम्हारी इन सब से ये वाले प्रोसेस के साथ ग्लूकोज बन जाएगा। लैक्टेट से भी ग्लूकोज बन जाएगा, फिर उसके बाद जो अमाइनो एसिड्स थे उनसे भी ग्लूकोज बन जाएगा, और उसके बाद ग्लिसरोल है जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है, तो ग्लिसरोल से भी तुम्हारा ग्लूकोज बन जाता है। एंजाइमेटिक रेगुलेशन में क्या होता है कि ये 4 मेजर एंजाइम्स हैं जो कि रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। पहली है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद है एंजाइम्स को लेके रेगुलेशन करना, जिसमें कि पहले आता है रिप्रेशन ऑफ एंजाइम या फिर इंडक्शन। दैट मीन्स कि या तो उसको रिप्रेस कर दो या उसको रिप्रेस करो या उसको इंड्यूस कर दो। तो इसमें इस चीज़ में क्या आएगा, अगर हमें एंजाइम चाहिए तो हम उसकी सिंथेसिस जो है
वो इंक्रीज़ कर देंगे। अगर हमें वो एंजाइम नहीं चाहिए तो हम उसकी सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर देंगे, या तुम बोल सकते हो उसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है। थर्ड चीज़ है कोवलेंट मॉडिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, एंजाइम को, जो तुम्हारी एंजाइम है उसको कोवलेंटली मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उसको फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, या फिर अगर वो एक्टिव होती है विद फॉस्फोराइलेशन, तो अगर हमने उसको इनएक्टिवेट करना है तो वो डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगी। थर्ड है एलोस्टेरिक एक्टिवेशन और इनहिबिशन। एलोस्टेरिक एक्टिवेशन और इनहिबिशन में क्या आता है, एक इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है अपना रोल प्ले करता है। तो इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ जब रेगुलेशन की जाती है, इफेक्टर मॉलिक्यूल एंजाइम के ऊपर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन का होना या फिर ना होना डिपेंड करता है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में मतलब आगे देखेंगे कि कैसे करता है ये। पहले हम अभी कोवलेंट की देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जब ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन हार्मोन है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसमें साइक्लिक एएमपी के ऊपर ये अपना इफेक्ट दिखाता है। ये इसको करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को। ये क्या करेगा, जो हमारा पायरुवेट काइनेज है, अब ये जो एग्जाम्पल है ये ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करने की एग्जाम्पल है। ठीक है। जब ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट होगी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का होना मायने रखता है। अगर ग्लाइकोलिसिस भी एक तरफ चली जा रही है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी एक तरफ चली जा रही है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे काम का। तो जब ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है तो हमें ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है। तो अब हमें ग्लूकागॉन तभी रिलीज होता है जब हमें ग्लूकोज बहुत चाहिए होता है। तो हमारा पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम है, जब वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, दैट मीन्स कि कोई फॉस्फोरस उसके ऊपर नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड उसके साथ अटैच नहीं है, तो एक्टिव फॉर्म में है। दैट मीन्स इसको तुम अगर देखोगे तो ये लास्ट स्टेप की एंजाइम है तुम्हारे ग्लाइकोलिसिस की। प्रोटीन काइनेज ए, काइनेजेस वो वाले एंजाइम्स होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं किसी और चीज़ के ऊपर कोवलेंटली। ठीक है। तो पायरुवेट काइनेज ए ने एटीपी से एक फॉस्फेट लिया, फॉस्फोरिक एसिड लिया। ठीक है। और उसको पायरुवेट काइनेज के साथ कोवलेंट लिंकेज के साथ अटैच करवा दिया। ठीक है। तो जब ये अटैच हो गया, ये इनएक्टिव हो गई, तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो रुक जाती है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे रेगुलेशन होती है। उसके बाद हम देखते हैं एलोस्टेरिक। ओके। तो ये एग्जाम्पल है एलोस्टेरिक रेगुलेशन का। अब इसमें क्या है, यहाँ ये जो स्टेप है ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है, ये जो स्टेप है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टेप है। इसमें क्या है, हम अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस को देखते हैं, फिर उसके बाद हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को देखेंगे। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट होना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके लिए एंजाइम है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है। अगर तो सिट्रेट प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा तो ये एज एन इफेक्टर मॉलिक्यूल जाएगा और एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बैठ जाएगा। ये है एलोस्टेरिक साइट जिसके साथ इफेक्टर मॉलिक्यूल आके बैठता है। एक्टिव साइट वो है जहाँ पे एक्टिवेशन हो रही है, दैट मीन्स कि जो जहाँ पे रिएक्शन होती है, ठीक है, वो अलग होती है। एलोस्टेरिक साइट अलग है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन बाय एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो इस केस में सिट्रेट है, सिट्रेट अगर बहुत ज़्यादा हो गया वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा और एंजाइम को यहाँ पे मॉडिफाई कर देगा, जिसकी वजह से एक्टिवेशन साइट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है।